नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका प्रज्ञा एजुकेशन चैनल पर। साथियों, एक बार पुनः उपस्थित हूँ मैं आपके साथ नए कंटेंट को लेकर। आज हमारा विषय होगा बाल्यावस्था का समग्र अध्ययन। इससे पहले हमने शैशवावस्था का समग्र अध्ययन पढ़ा था। शैशवावस्था के समग्र अध्ययन में हमने शैशवावस्था में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, चारित्रिक विकास, नैतिक विकास जिसे हम कहते हैं, सभी विशेषताओं का हमने अध्ययन किया था। शैशवावस्था की क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, शैशवावस्था में बालक का जन्म जब होता है तो क्या क्या क्रिया प्रतिक्रिया करता है, समग्र अध्ययन हमने शैशवावस्था का किया था। आज हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था का समग्र अध्ययन। तो हम बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं बाल्यावस्था के समग्र अध्ययन में। इसमें मैं आपको एक बालक का मानसिक विकास, शारीरिक विकास, एक बालक का कौशल विकास, सामाजिक नैतिक सभी प्रकार के जो विकास है समग्र अध्ययन करेंगे हम। और महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है उन पर भी चर्चा करेंगे, क्या विशेषताएं हैं। आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, इसकी जो आयु है वो 6 से 12 वर्ष है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। यहाँ पर सामान्य सभी विद्वान जो सहमत है 6 से 12 वर्ष। यहाँ पर बाल्यावस्था में सबसे पहले यदि हम स्टार्ट करें तो बाल्यावस्था का जो जीवन है वो अनोखा काल होता है। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। यहाँ पर ये अनोखा काल है, अनोखा काल। आप ये भी ध्यान रखना, ये अनोखा काल जिसने कहा उस विद्वान का नाम है कॉल एंड ब्रूस। कॉल एंड ब्रूस। साथियों, कॉल एंड ब्रूस ने जीवन का अनोखा काल कहा। अब ये बात समझे आप। देखो, परिभाषाएं तो बहुत लिखी रहती है लेकिन इस बात को समझना बहुत जरूरी, अनोखा काल क्यों कहा। क्योंकि इस अवस्था में बालक अजीब अजीब हरकतें करता है, अनेक प्रकार की ऐसी हरकतें करता है जो बड़े अचरज की होती है। जैसे मैं आपको उदाहरण से समझाऊं कि मकर गर्मी में भरी दोपहर में बच्चे का साइकिल चलाना, गोबर की कूड़ी में माचिस की ताश का इकट्ठा करना, माचिस को इकट्ठा करना, खाली माचिस को, जिससे वो ताश बना सके। इस प्रकार वो ऐसे बहुत सारी अजीब अजीब हरकतें करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। अनोखा काल है। अगर हमसे कोई कहे कि ये साइकिल लो या ये मोटरसाइकिल लो, आप धूप में घूमो, तो हम नहीं घूम सकते। लेकिन बाल्यावस्था में बालक ऐसे घूमता रहता है, इसलिए इसे जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। अजीब अजीब हरकतें करता है, तो जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था कहेंगे। और यहां पर इस अवस्था में निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति यानी कोई उद्देश्य नहीं है, निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति। आप समझे, निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति जैसे ये क्या है, तो गैंगेज होती है, समूह में रहते हैं, अब निरुद्देश्य घूमते रहते हैं। जैसे अभी मैंने उदाहरण देकर बताया कि वो जा रहे हैं और जो है ताश बीन रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं गर्मी में। एक बार मेरा ऐसे ही उनसे सामना हो गया। हमारे परिवार में बच्चा था, तो मैं जैसे ही प्लॉट में गया, दोपहर का समय था, तो देखा तो वो गोबर में ऊपर कूड़ी के ऊपर चढ़े हुए हैं। अब एक तो ऊपर से गर्मी और एक नीचे से गर्मी, जमीन की और गोबर की, लेकिन वहां पर भी वो लगे हुए हैं। मैंने पूछा, अरे भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोलो, मैं तो इसके साथ आया हूँ। तू क्या क्या कर रहा है? बोल, मैं इसके साथ आया हूँ। तीसरे से पूछा, तू क्यों आया रे? किसके साथ आया? बोल, मैं इसके साथ आया हूँ। भाई तू इसके साथ, तू क्या करना है? चुप।
यानी कि कोई जवाब नहीं। कहने का मतलब ये है कि वो निरुद्देश्य से घूमता है। ऐसा करने में उसे आनंद की अनुभूति होती है। एक बार ऐसे मैं दुकान पर बैठा हुआ था, तो सामान लेने के लिए बच्चे आए 8-10। बड़ा प्रसन्न हुआ मैं, भाई आज तो बिक्री बहुत होगी। तो जैसे सामान लेने के लिए आए, मैं बोला बेटा तू क्या लेगा? बोला अंकल वो है ना, वो दे दो। इशारा ये। अब क्या बच्चे जैसे कलरफुल चीजें, दो चीज देख टकी हुई है, तो उनको देखने पर दूसरे मन बदल जाता है उसका। तो रुचियों में परिवर्तन बहुत होता है। बोले नहीं नहीं ये दे दो। मैंने उनको उठाकर वो दे दी। फिर टॉफी के डब्बे रखे थे काउंटर पर, उनको देखने लगा। एक इसमें से दे दो, एक इसमें से दे दो। 5 रुपए की चीज में कम से कम 10 डब्बे खुलवा लेता है वो। अब जैसे वो सामान दिया, दूसरे से पूछा तू क्या लेने आया? बोल मैं तो इसके साथ आया हूं। भाई तू क्या लेगा? बोल मैं भी इसके साथ आया हूं। भाई तुम सब इसके साथ आए, अकेले ले जाता, तुम इतनी भारी सामान ले जा रहे हैं कि जो ये अकेले नहीं ले जा सकता था। लेकिन बड़ी, जब तो कहते हैं कि अनोखा कार्य से निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति। वैसे घूमते थे, बोल मैं भी इसके साथ आया हूं, ऐसे आया हूं। जवाब नहीं होता उनके पास। यहां पर निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति और जीवन का अनोखा काल साथियों किसे कहा जाएगा? बाल्यावस्था को कहा जाएगा, ध्यान रखना। दूसरा मिथ्या परिपक्वता का काल अन्य एक विशेषता में आता है, मिथ्या परिपक्वता का काल। अब ये मिथ्या परिपक्वता का काल यानी बच्चा, इसे छद्म परिपक्वता भी कहते हैं, ध्यान रखना। मिथ्या परिपक्वता से तात्पर्य बच्चे में मैच्योरिटी आती है, लेकिन वो इतनी नहीं होती, वो अपने आप को परिपक्व समझता है और हरकतें कभी तो ऐसे करेगा कि बिल्कुल मैच्योर पर्सन किसी कभी ऐसी करेगा कि लगेगा यार तो बच्चा है। बच्चा तो बच्चा ही होता है। यहाँ पर परिपक्व होता नहीं है वो, लेकिन परिपक्वता दिखाता है। तो ये मिथ्या परिपक्वता का काल जिस विद्वान ने कहा, वो उनका नाम था रोस। याद रखना, ये परिभाषा परीक्षा में अक्सर पूछते रहते हैं, रोस। तो मिथ्या परिपक्वता का काल रोस ने कहा, जीवन का अनोखा काल कॉलन ब्रूस ने कहा। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्त अवस्था कहा जाता है। काम की प्रसुप्त अवस्था, काम की प्रसुप्तावस्था। और काम की प्रसुप्तावस्था बाल्यावस्था कहते हैं, और ये कहने वाले थे फ्राइड महोदय, सिगमंड फ्राइड। क्योंकि बाल्यावस्था में समलिंगीय आकर्षण अधिक होता है, विषम लिंगी आकर्षण गौण हो जाता है। यहाँ पर काम भावना बिल्कुल न्यून हो जाती है, बच्चे का जो प्रवृत्ति है वो खेलों में अधिक हो जाती है। इसलिए काम की प्रसुप्त अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है। काम की प्रसुप्त अवस्था कहने वाले फ्राइड थे। फ्राइड महोदय ने शैशवावस्था को, काम की सर्वाधिक प्रवृत्ति जो पाई जाती है वो शैशवावस्था में पाई जाती है, ये फ्राइड ने बताया था। यहाँ पर प्रसुप्त अवस्था कहने वाले भी कौन है? फ्राइड है। ये बाल्यावस्था के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण अन्य परिभाषा जाती है कि प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल। तो प्रतिद्वंदात्मक जो सामाजिकरण का काल है, इसको कहने वाले विद्वान थे किलपैट्रिक महोदय ने प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल कहा। यहां पर बच्चे में सामाजिक गुणों का विकास सर्वाधिक होता है बाल्यावस्था में। एक बालक में सामाजिक, नैतिक यानी कि चारित्रिक गुणों का सर्वाधिक यदि विकास पूछा जाए तो हमारा आंसर होगा बाल्यावस्था। यहाँ पर बच्चे में ऊहापोह की स्थिति होती है, द्वंद्व उभरते, बार बार द्वंद्व बनते हैं, तो ये प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल होता है। और यहाँ पर नीति, नियम, कानून, कायदे को भी बालक अपनाता है और कई बार उनके विपरीत भी जाता है, आज्ञा को नहीं भी मानता है।
तो ये द्वंद्वात्मक स्थिति होने के कारण यहाँ पर प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल बाल्यावस्था को किसने कहा साथियों? किलपैट्रिक। ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी और ये विशेषताओं में भी है। विशेषता में पूछ सकता है इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है। अब हम बात करें तो जीवन निर्माणकारी काल बाल्यावस्था को ही कहा जाता है। जीवन निर्माणकारी काल, जीवन निर्माणकारी काल, जीवन निर्माणकारी काल बाल्यावस्था है। मैंने आपको कल पिछले गत वीडियो में बताया था कि जीवन का महत्वपूर्ण काल शैशवावस्था है, क्योंकि नींव भरी जाती है वहां पर। लेकिन जीवन निर्माणकारी काल साथियों कौन सी अवस्था होगी? बाल्यावस्था। निर्माणकारी क्यों? क्योंकि यहाँ पर बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। एक बालक का चारित्रिक, नैतिक, सामाजिक विकास सर्वाधिक बाल्यावस्था में होता है। स्कूल जाता है बच्चा, सभी प्रकार की शिक्षा ग्रहण करता है, समूह में रहता है। इसी कारण से जीवन का एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम चक्र चलता है जिसमें जीवन का निर्माण होता है। इसलिए इसको जीवन निर्माणकारी काल बाल्यावस्था को कहा जाता है। साथियों, गंदगी की अवस्था बाल्यावस्था कहलाती है। गंदगी की अवस्था, गंदगी की अवस्था बाल्यावस्था कहेंगे। यहां पर अभी नहला धुलाकर मम्मी ने स्कूल भेजा या कहीं भेजा, मम्मी ने भेजा स्कूल और स्कूल जाकर के बच्चे के साथ झगड़ा हो गया, झगड़ा खूब करता है, क्रोध खूब आता है और आपस में गुथने के कारण मट्टी में मलिन हो गया और 4 घंटे 3 घंटे से ज्यादा कपड़े चलते ही नहीं आग लेके। दिन में कई ड्रेस बदलता है, एज ऑफ ब्यूटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर कपड़े वो बहुत गंदे करता है। यहाँ पर गंदगी की अवस्था, उसे कोई मतलब नहीं, गेम खेलने से मतलब है, खेलने में इंटरेस्ट होता है उसका, इसलिए गंदगी की अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है। यहाँ पर बच्चा समूह में रहता है, दल बनाकर घूमता है, इसलिए इसे कहा जाता है गैंग एज। याद रखना, गैंग एज, गैंग एज यहां पर लिख रहा हूं मैं, गैंग एज। गैंग एज यानी जिसे हम कहेंगे समूह, दल या टोली आयु, यानी समूह, दल और टोली की आयु बाल्यावस्था को कहा जाता है। यहां पर बच्चा समूह में रहता है, अकेला तो बहुत कम रहता है। सर्वाधिक समायोजन बाल्यावस्था की विशेषता है, क्योंकि बालक को कहीं पर भी ले जाओ, मामा के, भूआ के, कहीं पर भी, किसी भी रिश्तेदारी में ले जाओ, कहीं पर भी ले जाओ, सभी जगह बालक एडजस्ट कर लेता है। लेकिन कुसमायोजन सर्वाधिक शैशवावस्था में होता है, दूसरी जगह बच्चा एडजस्ट नहीं करता और किशोर अवस्था में भी पुनः कुसमायोजन हो जाता है, क्योंकि किशोर अवस्था में भी दूसरी जगह एडजस्ट करने में कठिनाई महसूस करता है। हम परिपक्व हो जाते हैं, समझने लग जाते हैं, लड़की को दूसरी जगह ले जाए वो भी अनकंफर्टेबल फील करती है और बॉयज भी अनकंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन बाल्यावस्था सर्वाधिक समायोजन, इसलिए हम कह सकते हैं सर्वाधिक समायोजन किस अवस्था की विशेषता है? बाल्यावस्था। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं सर्वाधिक समायोजन। तो सर्वाधिक समायोजन होगा बाल्यावस्था में होगा। इसके बाद यदि हम बात करें, यहां पर यह वैचारिक क्रिया की अवस्था है, इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। वैचारिक क्रिया की अवस्था, वैचारिक क्रिया यानी विचार बनना शुरू हो जाता है, चिंतन शुरू हो जाता है, तार्किक चिंतन होता है बच्चे का, तो हम कह सकते हैं तार्किक चिंतन की अवस्था। तार्किक चिंतन की अवस्था, तार्किक चिंतन की अवस्था, इसकी एज होती है 7 से 12 वर्ष। ये बच्चा चिंतन तो करता है, तर्क भी देता है, लेकिन अमूर्त चिंतन नहीं होता। यहाँ पर
तर्क देता है, मूर्त वस्तु के बारे में चिंतन अधिक करता है, इसलिए तार्किक चिंतन की अवस्था, विचार उसके चलते रहते हैं, सृजनशीलता की ओर बढ़ता रहता है। वैचारिक क्रिया अवस्था, तार्किक चिंतन की अवस्था बाल्यावस्था की विशेषता है। इसके बाद यदि हम बात करें महत्वपूर्ण विशेषता, ये स्वायत्तता की विशेषता या स्वायत्तता की भावना, ध्यान रखना, स्वायत्तता की भावना, स्वायत्तता, इसे इंग्लिश में जो है साथियों ऑटोनॉमी कहते हैं, ऑटोनॉमी। यहां पर स्वायत्तता की अवस्था, ऑटोनॉमी की अवस्था इसे कहा जाता है। स्वायत्तता की भावना अधिक होती है, तो आपसे पूछा जाए कि स्वायत्तता की भावना किस अवस्था में प्रबल होती है, तो राइट आंसर होगा हमारा बाल्यावस्था। स्वायत्तता क्या है? यहां पर बच्चा स्वावलंबी बनना चाहता है, खुद के डिसीजन, खुद के पाव काम वो स्वयं करना चाहता है, स्वायत्तता की भावना होती है। आगे से आगे मैं ये काम कर दूंगा, घर वाले कर रहे साथ साथ जाएगा काम करवाएगा, तो ये स्वायत्तता की भावना है। जैसे यदि मैं कहूं कि खेत में जा रहे हैं तो जाकर के फावली से या किसी अन्य औजार से काम करना, नए नए तरीके से काम करना, यहाँ पर बच्चा खुद करता है, इसलिए इसको ऑटोनॉमी, स्वायत्तता की अवस्था कहा जाता है। यहाँ पर दिवा स्वप्न द्वारा इस अवस्था में बालक क्या चाहता है? आनंद की अनुभूति महसूस करता है। दिवा स्वप्न द्वारा आनंदित होता है बच्चा। तो यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाए कि दिवा स्वप्न द्वारा बालक किस अवस्था में आनंदित होता है, तो बाल्यावस्था में। दिवा स्वप्न द्वारा आनंदित, दिवा स्वप्न द्वारा आनंदित होगा। और ये पूछा जाए दिवा स्वप्न द्वारा आनंदित, तो ये उत्तर बाल्यावस्था में होगा, ध्यान रखना, उत्तर बाल्यावस्था। दिवा स्वप्न द्वारा आनंदित होगा यानी बच्चा विचार बनाता है, ख्याल करता है, कल्पना करता है। देखो वहां पर ये दिवा स्वप्न द्वारा खुली आंखों से स्वप्न देखना, यहां पर बच्चा केवल इतना देखता है। दिवा स्वप्न किशोर अवस्था में होता है, लेकिन दिवा स्वप्न द्वारा कल्पना करके आनंदित होना, ये उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है। फर्क है वहां पर डे ड्रीमिंग वहां पर भी किशोर अवस्था में भी होती है, लेकिन दिवा स्वप्न द्वारा आनंदित होता है यदि बालक उत्तर बाल्यावस्था में होता है, या खेल और इनसे संबंधित वो कल्पनाएं करता है। इसके बाद यहाँ पर मेन रूप से दिवा स्वप्न में यदि आपसे पूछा जाए कि अपने आप को नायक के रूप में देखता है, यहाँ पर हीरो देखता है वो कि मैं करूंगा, ऐसा मेरे पीछे आएंगे, ये करेंगे, तो इस प्रकार की जो सोच होती है, तो स्वयं को नायक के रूप में मानना, दिवा स्वप्न द्वारा आनंदित होना, स्वयं को नायक के रूप में मानना उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है। यहाँ पर अहम केंद्रवाद से हटकर बालक सामाजिकता की ओर बढ़ता है। इस अवस्था में अहम केंद्रवाद, ईगोसेंट्रिज्म, बच्चा में ईगोसेंट्रिज्म होता है। शैशवावस्था में अपने इर्द गिर्द विचार बुनता है, हर चीज का केंद्र बिंदु अपने आप को समझता है, मैं ऐसा कर रहा हूं तो ऐसा हो रहा है, उसकी सोच ऐसी होती है, वो ईगोसेंट्रिज्म होता है। लेकिन यहाँ पर ईगोसेंट्रिज्म से हटकर बालक सामाजिकता की ओर बढ़ता है, क्योंकि बालक विद्यालय में जाना प्रारंभ कर देता है, सामाजिकरण के गुण उसमें विकसित होने लगते हैं। इस अवस्था में जो है रुचियों में परिवर्तन होता है। तो रुचियों में परिवर्तन, इंटरेस्ट बदलते रहते बच्चे के, रुचियों में परिवर्तन। तो रुचियों में परिवर्तन भी किस अवस्था की विशेषता है? बाल्यावस्था की। अब ये रुचि कैसे? मानसिक रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन परिलक्षित होते हैं। रुचियों में परिवर्तन से तात्पर्य मानसिक जो इंटरेस्ट है उस रुचि में परिवर्तन स्पष्ट परिलक्षित होते हैं। और ये बात कोलन ब्रूस मानते हैं, कोलन ब्रूस कहते हैं। रुचियों में परिवर्तन कैसे होगा कि बालक अलग तरह के गेम खेलना या कार्य करना पसंद करता है, बालिका अलग तरह के कार्य करना पसंद करती है। जैसे बालिका सिलाई करना या अन्य कोई कार्य करना, इस प्रकार के उस कार्य में इंटरेस्ट लेती है, जबकि बालक खेत में काम करना, घर की मदद करना, कोई औजारों से काम करना, इस प्रकार के कार्य में इंटरेस्ट लेता है। तो यहाँ पर रुचियों में जो है परिवर्तन किस अवस्था की विशेषता होगी? बाल्यावस्था की। यदि हम बात करें हड्डियों की, शारीरिक विकास की, तो शारीरिक विकास में मैंने वहां पर आपको शैशवावस्था में बताया था
कि शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या 270 होती है, जबकि बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 350 हो जाती है। यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूं, आप वैसे नोट कर ले। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 350 और किशोर अवस्था की समाप्ति तक हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। दांत, यदि हम शारीरिक विकास में बात करें दांतों की संख्या, तो दांत साथियों मैंने वहां पर बताया था अस्थायी दांत होते हैं, दूध के दांत होते हैं बचपन में शैशवावस्था में। स्थायी दांत आना लगभग 6 वर्ष से प्रारंभ होते हैं, लगभग आईडीएस आएगा 5 से 6 वर्ष में आएगा या 6 से 7 वर्ष में आएगा, लगभग स्थायी दांत आना शुरू होते हैं। और स्थायी दांतों की कुल संख्या यदि पूछी जाए तो 27 और 28 होती है। इसके बाद यहां पर इस अवस्था में प्रतिरोधी व्यवहार करने लगता है बालक। प्रतिरोधी व्यवहार से तात्पर्य वो विरोध भी करता है कई बार घर वालों की, यानी नकारात्मक वृत्ति का विकास होता है बालक में। प्रतिरोध का मतलब नकारात्मक वृत्ति, यानी कि नकारात्मक वृत्ति। नकारात्मक वृत्ति से तात्पर्य नकारात्मक व्यवहार का प्रदर्शन करता है बालक इस अवस्था में। और नकारात्मक वृत्ति की बात करने वाले थे हरलोक। ये बात नकारात्मक वृत्ति किसने कही? हरलोक महोदया ने। हरलोक महोदया कहती है कि बालक में नकारात्मक वृत्ति होती है, कहती है कि बालक में नकारात्मक वृत्ति होती है, कई बार आज्ञा नहीं मानता, हठी प्रवृत्ति का हो जाता है, बाल हट उत्तरीय हट, तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर नकारात्मक वृत्ति भी परिलक्षित होती है, ये भी बाल्यावस्था की विशेषता के अंतर्गत आती है। यदि हम आगे बात करें तो एक बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। मानसिक विकास और शारीरिक विकास सर्वाधिक होगा तो किस अवस्था में होगा? बाल्यावस्था में। तो ध्यान रखना, शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता शैशवावस्था में होता है तीव्रता, शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता बाल्यावस्था में होगी। शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता, यहां पर शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता बाल्यावस्था की विशेषता है, जबकि शारीरिक और मानसिक विकास में तीव्रता शैशवावस्था की विशेषता है। यहां पर बालक एक महत्वपूर्ण विशेषता बाल्यावस्था की ओर आती है कि शारीरिक और मानसिक जो स्थिरता है ये बाल्यावस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। और यहाँ पर बालक वास्तविक जगत से संबंध स्थापित करता है। बालक प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है बालक में। मैंने वहां पर बताया था शैशवावस्था में कि जिज्ञासा की प्रवृत्ति बिल्कुल होती है। शैशवावस्था में बच्चे का पहला प्रश्न आपको बताया था क्या है, लेकिन यहाँ पर प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। प्रबल जिज्ञासा, थोड़ा थोड़ा अंतर है, ध्यान रखना। प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति किस अवस्था की विशेषता है? तो आंसर होगा बाल्यावस्था। यहां पर बच्चे का प्रश्न होता है क्यों, क्यों पर अटकता है बालक। जैसे उसने पूछा कि मम्मी ये क्या है, तो मम्मी ने कहा बेटा ये बल्ब है। बोलो क्यों? अब देसी बच्चा हो क्यों, और वैसा होगा तो सिटी वाला बच्चा हो तो क्यों, तो क्यों पर अटक जाता है। कई बार तो ऐसे प्रश्न पूछता है, बोलो ये क्या है, बोलो पंखा है। बोलो क्यों, अब बताओ क्यों। बोलो बेटा बिजली से चलता है इसलिए इसे पंखा कहते हैं। बोलो क्यों, वो क्यों पर अटक जाता है। तो यहाँ पर प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, बच्चा जानना चाहता है। और यदि मैं इस बात को बताऊं प्रबल जिज्ञासा को, तो यहाँ पर वास्तव में खतरनाक काम करता है बालक। क्या करता है वो? जैसे उसको रेडियो है कोई और रेडियो हाथ लग गया या कोई टॉर्च हाथ लग गई तो उसका पूरा डॉक्टरी मायना करता है। जब तक उसके पूरे अर्जे पुर्जे नहीं खोल देता या खिंडा नहीं देता, दाव लग गया तो तब तक उसे चैन नहीं होता। जिज्ञासा की भावना बहुत होती है, इसलिए प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति किस अवस्था की विशेषता है? बाल्यावस्था की। साथियों इसमें महत्वपूर्ण विशेषता मैं और भी आपको बताऊंगा। आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। परीक्षा तक निःशुल्क तैयारी के लिए आप प्रज्ञा एजुकेशनल चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति। दूसरी एक अन्य विशेषता वास्तविक जगत से संबंध, यानी बच्चा अच्छे और बुरे की बच्चे को समझ हो जाती होने लग जाती है। और यहाँ पर वास्तविक सत्य क्या है, असत्य क्या है,
इसकी समझ होने के कारण वास्तविक जगत से संबंध स्थापित करना शुरू कर देता है। यदि हम एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता की बात करें तो संग्रह और संचय करने की प्रवृत्ति बहुत पाई जाती है। एक महत्वपूर्ण विशेषता, ध्यान रखना इस बात को, संग्रह और संचय करने की प्रवृत्ति, संग्रह व संचय करने की प्रवृत्ति अब संग्रह और संचय करने की प्रवृत्ति भी अलग अलग होती है, बालिका में अलग होती है और बालक में अलग होती है। यहां पर मैं सबसे पहले बात करता हूं बालक की। बालक किस किस चीज का संचय करता है और बालिका किस किस चीज का संचय करती है, ये सुने आप। बालिका, साथ ही जो बालक होता है, लड़का होता है, उसे इंटरेस्ट होता है कांच की गोलियों को जैसे इकट्ठा करता है, टिकटों को इकट्ठा करेगा, मैंने आपको बताया था, या माचिस की जो खाली माचिस की डब्बी है उन डब्बों को इकट्ठा करेगा, खाली माचिस को लेकर के उनकी ताश बनाएगा, पिक्चर के जो फोटो आते हैं मेले वगैरह से लेकर के आता है, वो छोटे छोटे फोटो एक्टरों के फोटो होते हैं उनको इकट्ठा करेगा, और डिब्बों को इकट्ठा करता है, मशीनों के भागों को, मशीन के जो पार्ट्स होते हैं या किसी चीज के पार्ट्स होते हैं उनको इकट्ठा कर लेगा, पत्थरों के टुकड़ों को इकट्ठा कर लेगा। इस प्रकार बालक बहुत सारी चीजों का कलेक्शन करता रहता है, ये संचय करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। बालिका में संचय करने की प्रवृत्ति भी होती है, जैसे बालिका चित्रों का कलेक्शन करती है, खिलौनों का कलेक्शन करती है, गुड़ियों का कलेक्शन करती है, गुड़िया बहुत खेलती है, कपड़ों के टुकड़ों का कलेक्शन करेगी क्योंकि लड़की है तो कपड़ों के टुकड़ों का सिलेक्शन करना, चुनाव करना, उनका संचय करना, ये सभी की सभी विशेषताएं बालिका में पाई जाती है। तो ये संग्रह और संचय करने की प्रवृत्ति किस अवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है, बाल्यावस्था की महत्वपूर्ण, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट आता है संवेगों का दमन में प्रदर्शन करने लगता है बालक इस अवस्था में। इस बात को समझे, संवेगों का दमन करेगा और प्रदर्शन भी करेगा। दमन ऐसे करेगा जैसे किसी चीज की काम प्रवृत्ति है और उसको तो उस चीज को वो दबा लेगा, यहाँ पर खेल में अधिक भावना होती है, दबा लेता है, या डर के कारण कई काम ऐसे होते जो नहीं करता, तो यहाँ पर संवेगों का दमन करता है और प्रदर्शन भी करता है, संवेग उग्र भी हो जाते हैं, क्रोध का प्रदर्शन बहुत करता है बालक बाल्यावस्था में। दूसरी विशेषता एक है कि रचनात्मक कार्यों में आनंद की अनुभूति करता है बालक, रचनात्मक क्रिएटिव कार्य करेगा, बालक कुछ न कुछ बनाता रहता है। जैसे रचनात्मक कार्यों में खेत में जैसे मान लो काम कर रहे हैं माता पिता, तो उसके साथ औजारों से काम करने में उसको इंटरेस्ट क्रिएट होता है, इंटरेस्ट आता है। इसके बाद लड़कियों का अलग जो है इंटरेस्ट होता है, लड़कियां क्या करती है, कपड़े सिलाई करना या इस प्रकार के कार्य जो उसको इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, जैसे गुड़ियों के श्रृंगार की वस्तु इकट्ठा करना या उससे संबंधित कार्य करना, तो गुड़िया बनाना, उसकी ड्रेस तैयार करना, तो ये रचनात्मक कार्यों को प्रदर्शित करता है और उसमें आनंद की अनुभूति बालक को होती है। तो रचनात्मक कार्यों में आनंद की अनुभूति भी एक बाल्यावस्था की विशेषता है। साथियों, यहाँ पर मैंने आपको निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति आपको पहले बता ही चुका हूं। यहाँ पर ये बात ध्यान रखना निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति में कि 9 वर्ष से अधिक का जब बालक हो जाता है वो अधिक निरुद्देश्य भ्रमण करता है। यहाँ पर ये बात कौन कहते हैं, बर्ट महोदय कहते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो काम की न्यूनता, ये मैंने आपको बता दिया वैसे बाल्यावस्था की विशेषता है। एक बात और, खेलों में रुचि तो होती है लेकिन कैसे खेल खेलता है, सामूहिक खेल। तो आप ध्यान रखना, सामूहिक खेलों में रुचि, सामूहिक खेलों में रुचि, ग्रुप में खेलना पसंद करता, बालक अकेला नहीं खेलता। लेकिन याद रखना, शैश अवस्था में ग्रुप में खेलना पसंद करता, बालक अकेला नहीं खेलता। लेकिन याद रखना, शैश अवस्था में बालक अकेला ही खेलना ज्यादा पसंद करता है, छोटा रहता है। अपनी चीज किसी खेलों में खेलना देगा नहीं, खुद ही खेलेगा। 2 बच्चे तो दोनों अपने अपनी धुन में लगे रहते हैं। वहां पर शैश अवस्था में समांतर खेल खेले जाते हैं। याद रखना मेरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, समांतर खेल खेलना किस अवस्था की विशेषता, तो राइट आंसर होगा हमारा जो है शैश अवस्था। और उसमें भी अलग करके पूछे तो उत्तर शैश अवस्था।
यदि आपसे पूछा जाए कि सामूहिक खेलों में रुचि, तो सामूहिक खेलों में रुचि साथियों बाल्यावस्था में अधिक होती है। पैरेलली प्ले, समांतर खेल, वो खेलता है शैशवावस्था में। यहां पर दुराग्रह, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम दुराग्रह और उपद्रव की प्रवृत्ति किस अवस्था की विशेषता है? बाल्यावस्था की। कई बार दुराग्रह भी हो जाता है बच्चे को, किसी के प्रति नकारात्मक भाव उत्पन्न हो जाता है, उपद्रव विद्रोही भावना क्रिएट कर लेता है, यानी ज्यादा कठोर अनुशासन बालक को बाल्यावस्था में पसंद नहीं होता। और यदि कोई कठोर अनुशासन उन पर थोपता है, लगाता है, तो बालक दुराग्रह और उपद्रव की स्थिति में पहुंच जाता है। बाल्यावस्था की अन्य विशेषता है बहिर्मुखी होना। मैंने आपको बताया था शैशवावस्था में बालक का व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है, क्योंकि अपनी भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं कर पाता, जबकि किशोर अवस्था बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व बहिर्मुखी हो जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण से बताऊं कि बाल्यावस्था में मान लो कोई बालक है और वो खेल रहे हैं, अब आपस में किसी दूसरे बच्चे ने दूसरे को गाली दी और वो गाली गंदी है, तो उसको कोई मतलब नहीं होता गंदी है कि अच्छी है, वो सीधा आएगा कि उस बच्चे को गाली दे दी तो वो आकर के मम्मी मम्मी मुझे वो फलाने ने ये गाली दी। अब उसको उस गाली से कोई मतलब नहीं है कि अच्छी थी कि बुरी थी, उस बात को कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। यहाँ पर इसीलिए व्यक्तित्व कैसा होता है बहिर्मुखी, अपनी बात जब तक वो फेंक नहीं देता, कह नहीं देता, तब तक उसे चैन नहीं मिलता। इसलिए व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है, लेकिन किशोर अवस्था में पुनः अंतर्मुखी हो जाता है। चिंतन शक्ति परिपक्व हो जाती है, कौन सी बात कहनी चाहिए कौन सी नहीं कहनी चाहिए इसकी उसको समझ हो जाती है। साथियों नेक्स्ट विशेषता स्फूर्ति की अवस्था। कौन सी अवस्था? स्फूर्ति, स्फूर्ति की अवस्था। स्फूर्ति यानी बच्चा एकदम स्फूर्ति रहती है, बच्चा अभी इधर दिख रहा है, अभी उधर चला गया, अभी ये गेम खेल रहा फिर वहां लग गया, पूरे दिन भर लगा रहता है, स्फूर्ति की अवस्था। और स्फूर्ति के संदर्भ में मुझे बात याद आई, जैसे कोई बाल्यावस्था में बालक है 9-10 वर्ष का, 8 वर्ष का, आपने देखा होगा गर्मी का समय, आप नोट कर लेना इस बात को, हम उस बच्चे को कहते हैं कि बेटा सो जा, नहीं सोएगा, दोपहर को नहीं सोएगा, और क्या जवाब भी क्या देता है, बोल नहीं मुझे नींद नहीं आ रही, और नींद भी आए तो कहेगा नहीं मैं सोऊंगा ही नहीं। कहे भाई क्यों नहीं सोएगा? नहीं मेरे को नहीं सोना, नींद आ रही मैं सोऊंगा नहीं। लड़ाई लड़ता अंतिम क्षण तक। रात्रि के समय बहुत मुश्किल से होता है, मतलब खेल में जब बिल्कुल थक ही जाता है ना, हम कहेंगे बेटा वैसे लेट जा, तो लेट जाएगा और लेट लेट उसको नींद आ जाती है। इसीलिए इस अवस्था में क्या होता है, ये स्फूर्ति की अवस्था होती है और बच्चा खेल में अधिक इंटरेस्ट लेता है, इसीलिए इसे कहा जाता है गेम एज, खेल अवस्था कहते हैं इसको साथियों। मैंने आपको बताया था गेम एज, ये रहा गेम एज, सॉरी मैंने आपको गेम एज तो बता दिया, समूह या दल की अवस्था, और गेम एज भी इसी को कहते हैं। यहां मैं लिख रहा हूं गेम एज। गेम एज और गेम एज को कहते हैं खेल अवस्था। अब आप सवाल में अंतर समझे, खेल अवस्था सवाल यदि आता है कि गेम एज कौन सी है या खेल अवस्था, तो हमारा राइट आंसर होगा बाल्यावस्था, क्योंकि बालक खेल ही खेलता रहता है। यदि आपसे पूछा जाए खिलौनों की अवस्था, तो हमारा आंसर होगा शैशवावस्था। और साथियों शैशवावस्था में भी यदि उत्तर शैशवावस्था दिया हो या पूर्व बाल्यावस्था दिया हो, तो हमारा राइट आंसर या तो उत्तर शैशवावस्था मिलेगा या पूर्व बाल्यावस्था होगा। तो गेंग एज भी बाल्यावस्था, गेम एज भी बाल्यावस्था को कहा जाता है। और ये अपभाषा की आयु होती है, जैसे मैंने अभी आपको कहा दूसरी जगह गाली सुन करके आ गया तो वो भी गाली देता है, वहां पर गंदी गंदी भाषा का प्रयोग भी करता है, तो इसे कहते हैं बाल्यावस्था को अपभाषा की आयु। अपभाषा की आयु, अपभाषा की आयु कौन सी अवस्था कहलाएगी साथियों? बाल्यावस्था। सर्वाधिक सामाजिक नैतिक विकास की अवस्था यदि पूछा जाए तो हमारी अवस्था होगी बाल्यावस्था।
एक बात और, गेमी एज, यदि आपसे पूछा जाए गेमी एज, ये गैंग एज है। सवाल सभी अलग अलग है, याद रखना। गेमी एज, गेमी एज कहे आपसे, या ग्रीट एज, ग्रीट आयु, ग्रीट अवस्था, ग्रीट आयु, गेमी एज कहे तो हमारा गेमी मतलब गेम खेलना, बात हुई है। तो गेमी एज, ग्रीट अवस्था, यहां पर बाल्यावस्था, यहाँ गिरगिट की तरह बच्चा रंग बदलता रहता है, कभी कुछ और कभी कुछ, इसलिए गेमी एज और ग्रीट आयु बाल्यावस्था की विशेषता है। इसे साथियों सारस आयु कहते हैं, क्रेन एज भी कहते हैं, ध्यान रखना। सारस आयु, सारस आयु और सारस आयु को कहते हैं क्रेन एज। अब आप सुने, यहां पर सारस आयु या क्रेन एज बाल्यावस्था, गेमी एज बाल्यावस्था, ग्रीट आयु बाल्यावस्था, गेम एज बाल्यावस्था, गैंग एज समुदाय की आयु बाल्यावस्था, स्वायत्तता की अवस्था बाल्यावस्था या ऑटोनॉमी की अवस्था बाल्यावस्था, स्फूर्ति की अवस्था बाल्यावस्था, सर्वाधिक समाजन किस अवस्था की विशेषता बाल्यावस्था की, जीवन निर्माणकारी काल बाल्यावस्था, लेकिन जीवन का महत्वपूर्ण काल शैशवावस्था, और जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था। तीनों में अंतर है। मिथ्या परिपक्वता का काल बाल्यावस्था, कहने वाले रोस। मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा? रोस ने। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति बाल्यावस्था की विशेषता है। जीवन का अनोखा काल साथियों बाल्यावस्था को कहा जाता है। काम की प्रसुप्त अवस्था बाल्यावस्था की विशेषता है, फ्राइड ने कहा। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की काल किलपैट्रिक ने कहा। वैचारिक क्रियावस्था या तार्किक चिंतन की अवस्था बाल्यावस्था। रुचियों में सर्वाधिक परिवर्तन या रुचियों में परिवर्तन किस अवस्था की विशेषता है? बाल्यावस्था की। सामूहिक खेलों में रुचि होती है, यहाँ पर पैरेलल खेल नहीं खेलता। पैरेलली खेल या जो है समांतर खेल जिसे कहते हैं, वो अगर पूछा जाए तो राइट आंसर होगा शैशवावस्था, लेकिन सामूहिक खेल अवस्था बाल्यावस्था। साथियों आज हमने यहां पर बाल्यावस्था का समग्र अध्ययन देखा। मैं आपको ये जो विशेषता है आप समझे बात को। पहले मैंने शैशवावस्था का समग्र अध्ययन बताया, अब हमने बाल्यावस्था का समग्र अध्ययन पढ़ा, अब मैं किशोरावस्था का समग्र अध्ययन पढ़ाऊंगा, फिर तीनों का मैं तुलनात्मक अध्ययन करवाऊंगा, और इसके बाद आपको संवेगात्मक विकास, मूल प्रवृत्तियां किस किसने बताई, सभी मैं बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।